Hello everyone, welcome to MediQuick Online. Today we are going to discuss tryptophan metabolism and their related disorder. जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा, हम अभी एरोमेटिक अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी तक टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन के मेटाबॉलिज्म और उनके इनबॉर्न एरर को डिटेल में देख चुके हैं। तो आज हम ट्रिप्टोफैन का मेटाबॉलिज्म और उससे होने वाले डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इनमें साथ साथ में हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रोस्पेक्टिव से इसको देखेंगे, और जो जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं मैं वो आपको साथ साथ बताते चलूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिप्टोफैन ये क्या होता है कि ये एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, एसेंशियल अमाइनो एसिड मतलब कि बॉडी इसको खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, तो इनको डाइट के फॉर्म में हमको बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, क्यों नहीं सिंथेसाइज कर पाती है? तो ट्रिप्टोफैन होता है ना, ये कंपाउंड बनता है इंडोल रिंग से। इंडोल रिंग क्या होती है? ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, जिसमें एक रिंग होती है 6 कार्बन की और एक रिंग होती है 5 कार्बन की। ठीक है, अब ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिंग होती है। कॉम्प्लेक्स रिंग होती है तो इसको बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, तो इसीलिए हमको इसको बाहर से लेना पड़ता है, और बाहर से ले रहे हैं तो ये एसेंशियल अमाइनो एसिड हो गया। ठीक है, अब कार्बन की रिंग है, एक 6 कार्बन की एक 5 कार्बन की, तो डेफिनेटली ये नॉन पोलर तो होगी। ठीक है, तो ये एसेंशियल अमाइनो एसिड है और नॉन पोलर है। अब ये ट्रिप्टोफैन है, ये अमाइनो एसिड का यूज किस किस बायोलॉजिकली कंपाउंड के फॉर्मेशन में होता है? तो देखो, विटामिन B3 नियासिन भी बोलते हैं इसको, इसके फॉर्मेशन में इसका यूज होता है। सीरोटोनिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर में भी इसका फॉर्मेशन, न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्मेशन में भी इसका यूज होता है। और मेलाटोनिन, ये हार्मोन पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ठीक है, और इसका भी फॉर्मेशन ट्रिप्टोफैन की मदद से ही होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एक ये डाटा है 60 mg ट्रिप्टोफैन है, ये 1 mg नियासिन मतलब कि 1 mg विटामिन B3 का फॉर्मेशन करवाता है। अब विटामिन B3, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन B3 के फॉर्मेशन के लिए और कौन सी विटामिन का यूज होता है? तो विटामिन B12 और विटामिन B6 रिक्वायर होती हैं। ठीक है, विटामिन B3 का फॉर्मेशन करना है और उसके लिए रिक्वायरमेंट किस किस की होगी? मतलब कि एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होगी, 4-5 रिएक्शन है, तो किसी स्टेप में विटामिन B2 रिक्वायर है और किसी स्टेप में विटामिन B6 रिक्वायर है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि ट्रिप्टोफैन से नियासिन का फॉर्मेशन करना है, तो पहली बात तो 60 mg ट्रिप्टोफैन लेना पड़ेगा हमको, तब 1 mg नियासिन का फॉर्मेशन होगा, मतलब कि 1 mg विटामिन B3 का फॉर्मेशन होगा, और इसके लिए विटामिन B2 और B6 की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब इसके 2 मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं। ठीक है, एक होता है काइन यूरेनिन पाथवे और एक होता है सीरोटोनिन पाथवे। तो सीरोटोनिन पाथवे साफ साफ बता रहा है कि सीरोटोनिन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और काइन यूरेनिन पाथवे, इससे होता है विटामिन B3 का फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब कि नियासिन का फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ठीक, ये देखिए, ये है अपने पास ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ट्रिप्टोफैन है, इसके पास ये देखो ऑक्सीजन आई। ठीक है, और मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ और ये एंजाइम यूज हुआ ट्रिप्टोफैन ऑक्सीजनेज। ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट में नाम लिखा हुआ है ट्रिप्टोफैन पायरोलेज, मोस्टली एग्जाम में जो ऑप्शन होते हैं उसमें ये वाला दिया जाता है पायरोलेज। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है, कुछ भी दिया जा सकता है आपको। ठीक है, ट्रिप्टोफैन का ऑक्सीडेशन हुआ और ये कन्वर्ट हो गया फॉर्माइल काइन यूरेनिन में। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें से इस फॉर्माइल ग्रुप को रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, जो फॉर्माइल काइन यूरेनिन है इसमें से इस फॉर्माइल ग्रुप को हटा दिया जाएगा। तो देखो, वही बस कंपाउंड का नाम है और फॉर्माइल एजेंट लगा दिया इसमें, तो बच गया केवल काइन यूरेनिन। ठीक, अब काइन यूरेनिन इस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप का एडिशन होगा। ठीक है, OH ग्रुप आके जुड़ेगा, तो देखो जब भी OH ग्रुप आके जुड़ता है तो हाइड्रोक्सीलेज नाम लगा देते हैं अपन। ठीक है, तो ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी काइन यूरेनिन। ठीक है, अब क्या होता है कि अगले स्टेप में विटामिन B6 की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, विटामिन B6 की ज़रूरत पड़ती है और एंजाइम आता है काइन यूरेनिनेज। ठीक है, और ये कन्वर्ट कर देता है इसको 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रेनिलेट में। ठीक, अब ये आगे जाके इसके पास फर्दर 2 ऑप्शन होते हैं, ये एसिटाइल को एंजाइम में भी कन्वर्ट हो जाता है। ये भी कई स्टेप की रिएक्शन होती है, और ये आपको पता है एसिटाइल को एंजाइम में ये चला जाएगा क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, वहाँ से ATP फॉर्मेशन कराएगा, और ये इधर जाके ये कन्वर्ट होता है पहले क्विनोलिनेट में। ठीक है, उसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल होगा और ये बन जाएगा हमारा ये मेन प्रोडक्ट जो हमको चाहिए था, विटामिन B3। ठीक है, अब क्या होता है कि जब इस विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जब तक अपने पास सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन B6 है, तो ये जो मैंने आपको अभी रिएक्शन बताई है ये और ये होती रहेंगी। जब विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है तब क्या होता है कि ये जो हाइड्रोक्सी काइन यूरिनेन था ये कन्वर्ट हो जाता है जेंथ यूरिनेट।
ठीक है, या इसको जेंथ यूरिनिक एसिड भी कई बार ये ऑप्शन में आया है, तो उसमें लिखा हुआ था जेंथ यूरिनिक एसिड। ठीक है, तो एक ही चीज़ है और वो एक्सक्रीट होने लगता है यूरिन में से। ठीक है, तो ये इसका एक्चुअली एक डायग्नोस्टिक वो भी है, डायग्नोसिस में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक, तो अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हुई तो ये होगा, और विटामिन B6 अगर सफिशिएंट अमाउंट में है तो नॉर्मल एसिटाइल कोएंजाइम ए और विटामिन B3 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये है नियासिन के सिंथेसिस। अब देखते हैं सीरोटोनिन पाथवे, जिसमें कि सीरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन का सिंथेसिस होगा। अब देखो ये ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन पे टेट्रा हाइड्रोबायोप्टेरिन, ये हमने याद हो तो आपको फिनाइल एलिनिन का जब कन्वर्जन हो रहा था टायरोसिन में, उसमें भी ये चीज़ देखी थी हमने। ठीक, अब ये हाइड्रोक्सिलेज, मतलब कि इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप का एडिशन हो रहा है। देखो हाइड्रोक्सिलेज आ गया। ठीक, अब इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप का एडिशन होता है तो ये हो जाता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन, मतलब कि सिर्फ 5th पोजीशन पे आके हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गया और ये बन गया 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। उसमें से अब CO2 ग्रुप निकल जाता है। ठीक है, CO2 का रिमूवल होगा। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बाद में, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, इसी को सीरोटोनिन बोलते हैं, याद रखना है आपको। कई बार 5HT ही लिखा रहता है केवल। ठीक है, तो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन सीरोटोनिन। अब सीरोटोनिन से मेलाटोनिन का जो फॉर्मेशन है वो 2 स्टेप में होता है, कुछ नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ों का एडिशन होगा। सबसे पहले एसिटाइल ग्रुप का एडिशन होगा और फिर मिथाइल ग्रुप का एडिशन होगा। देखो एसिटाइल ट्रांसफरेज मतलब कि एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र हुआ और ये मिथाइल ट्रांसफरेज मतलब मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र हुआ। तो मैं नॉर्मल ये भी बोल सकता हूँ कि जो सीरोटोनिन है इसके नाम के आगे मैं एसिटाइल और मिथाइल लगा दूँ तो वो मेलाटोनिन का ही नाम हो जाएगा। देखो ये एसिटाइल 5 मिथॉक्सी सीरोटोनिन। ठीक है, तो मतलब कि ये मेलाटोनिन हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये नाम, दोनों नाम याद रखने हैं आपको। ठीक है, तो इसमें सेरोटोनिन में से पहले एसिटाइल को एंजाइम में आएगा। ठीक है, एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम आता है तो वो, और उसके बाद जाके मिथाइल ट्रांसफरेज आता है, मिथाइल ग्रुप का एडिशन होता है और मेलाटोनिन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, तो ये हो गए अपने दोनों पाथवे। विटामिन B3 का भी ये फॉर्मेशन हो गया और ये मेलाटोनिन और सीरोटोनिन, जो 3 कंपाउंड मैंने आपको बताए थे, तीनों का फॉर्मेशन हो चुका है। एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एक हार्मोन है और एक विटामिन है। ठीक है, तीनों का फॉर्मेशन हम देख चुके हैं। अब हम, ये तो होगी मेटाबॉलिज्म की बात, अब हम इसका जो डिसीज़ वाला पोर्शन है, डिसऑर्डर वाला पोर्शन है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो है डिसऑर्डर वो है कार्सिनोइड सिंड्रोम। इसको बोला जाता है अर्जेंटाफिनोमा। ठीक है, इंटेस्टाइन में अर्जेंटाफिन सेल होती हैं, उसके कैंसर को ही अर्जेंटाफिनोमा बोलते हैं और वही है कार्सिनोइड सिंड्रोम। ठीक है, अर्जेंटाफिनोमा। ठीक, अब नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है कि जो ट्रिप्टोफैन होता है उसका केवल टोटल ट्रिप्टोफैन का ओनली 1% ही सीरोटोनिन फॉर्मेशन में काम आता है। जो नॉर्मल ट्रिप्टोफैन अपनी बॉडी में है उसका ओनली 1% ही यूज होता है सीरोटोनिन फॉर्मेशन में। लेकिन इस सिंड्रोम में क्या होगा, इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि 60% जो होता है वो सीरोटोनिन का फॉर्मेशन कराने लगता है। ठीक है, 60% जो ट्रिप्टोफैन है उससे सीरोटोनिन का फॉर्मेशन होने लगेगा। अब मतलब कि मेजर अमाउंट जो है ट्रिप्टोफैन का वो सीरोटोनिन की तरफ ही चला गया। 2 अलग अलग पाथवे थे देखो ट्रिप्टोफैन के, एक तरफ विटामिन बन रही थी B3 और एक तरफ हो रहा था सीरोटोनिन और मेलाटोनिन का फॉर्मेशन। अब मेनली अगर ट्रिप्टोफैन मैंने अगर सीरोटोनिन पाथवे में ही लगा दिया तो विटामिन B3 का तो फॉर्मेशन बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि विटामिन B3 की डेफिशिएंसी हो जाएगी और विटामिन B3 की डेफिशिएंसी मतलब कि पेलाग्रा। तो देखो डेफिशिएंसी नियासिन की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब उससे क्या होगा कि पेशेंट में सिम्टम दिखने लगेंगे पेलाग्रा के। ठीक है, मतलब कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3। ठीक, ये तो हो गया कार्सिनोइड सिंड्रोम। तो इसमें याद रखना है आपको केवल ये अर्जेंटाफिनोमा। ठीक है, ये पेलाग्रा। ठीक, इस तरीके के रेसेज होने लगते हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए भी। ठीक है, हार्टनप डिसीज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इसको ज़रा एक याद करने का मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। देखो इसका नाम है हार्टनप डिसीज। ठीक है, अब AR, ये जो AR है इससे हम याद रख सकते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ये हमने फिनाइल कीटोन यूरिया में भी देखा था, मैंने उस समय आपको क्रॉस करके भी दिखाया था पेरेंट्स का। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है वो वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, और T बोलता है, ये जो T है ये डिनोट कर रहा है कि ये ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, ये ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म में हम देख रहे हैं, ये क्वेश्चन PG में पूछा गया है कि हार्टनप जो डिसीज़ है वो इनमें से किस अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से वो होती है, अफेक्ट होती है। ठीक है, किसकी वजह से होती है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं इन दोनों नामों से। ART, AR बता रहा है ऑटोसोमल रिसेसिव है और T बता रहा है ये ट्रिप्टोफैन है। ठीक है, और एक्चुअली ये जो आगे का NU है ये बताता है न्यूट्रल,
ये ट्रिप्टोफेन तो है ही है, बाद एक्चुअली ये सभी जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड होते हैं ना, उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर भी यही है, ठीक है। न्यूट्रल तो NU का मतलब आप याद रख सकते हो कि न्यूट्रल, AR मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव है, T मतलब ट्रिप्टोफैन के रिलेटेड है, और NU का मतलब है किसी भी न्यूट्रल अमाइनो एसिड, मेनली ट्रिप्टोफैन है, बाकी किसी भी न्यूट्रल अमाइनो एसिड से रिलेटेड ये डिसऑर्डर है हार्टनप डिसीज, ठीक है। तो याद रखना आप ये आपके ये 2 पॉइंट हो गए, ठीक। अब क्या होता है इसमें कि जो एक मिनट, जो सिक्रेशन होता है ट्रिप्टोफैन का वो यूरिन में बढ़ जाता है। अब देखिए पहले क्या हुआ था, जो पुरानी बुक्स हैं उनमें लिखा हुआ है, जो पहला पहला एंजाइम था जो मैंने आपको पायरोलेज वाला जो बताया था, देखो ये जो पुरानी बुक है वो ये बोलती हैं कि इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से, ट्रिप्टोफैन पायरोलेज की डेफिशिएंसी से ये हार्टनप डिसीज होती है। बट बाद में पता चला कि ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर रिसेंट स्टडी में बताया गया कि ये एब्जॉर्प्शन और उसके ट्रांसपोर्ट में अगर कोई दिक्कत हो जाती है, ठीक है, उनमें इम्पेयरमेंट हो जाता है, तो उसकी वजह से डिसऑर्डर होने लगता है। मतलब कि या तो वो एब्जॉर्ब हो नहीं पा रहा, ठीक है, या फिर वो बहुत ज़्यादा कहीं से वो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कहीं से वो ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो उनके उनमें इम्पेयरमेंट हो जाता है, जिस वजह से ये डिसीज़ होने लगती है, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले यहाँ देखते हैं। इसमें क्या होता है कि प्लाज्मा में इसका जो लेवल होता है ट्रिप्टोफैन का, वो कम हो जाता है और यूरिन में हाई हो जाता है। ये एक ऑप्शन में आया था PG में, ठीक है, उसमें दिया हुआ था कि इसका लेवल पूछा था, तो प्लाज्मा में लो रहता है और यूरिन में हाई हो जाता है, ठीक है। अब जब सीधी सी बात है, उसका सीरम में लेवल, प्लाज्मा में लेवल कम होगा जब ट्रिप्टोफैन का, तो डेफिनेटली विटामिन B3 की डेफिशिएंसी होगी। जब ट्रिप्टोफैन होगा ही नहीं तो विटामिन B3 का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो वही बात, पेलाग्रा के सिम्टम आएंगे, ठीक है। अब जब ट्रिप्टोफैन नहीं है तो सीधी सी बात है सेरोटोनिन भी नहीं होगा, तो डिक्रीज नियासिन लीड्स टू पेलाग्रा एंड डिक्रीज सेरोटोनिन लेवल लीड्स टू न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। अब सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर है, तो उसकी कमी होगी तो उससे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम दिखेंगे, ठीक है, डिमेंशिया वगैरह, ठीक। अब ये किडनी में इसका एक्सक्रीशन ज़्यादा होने लगता है, तो इस कंडीशन को, जब ये किडनी से एक्सक्रीशन इसका ज़्यादा होगा तो यूरिन में ये ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं अमाइनो एसिड यूरिया, ठीक है। ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि ये रीजन, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आया है, ड्यू टू फेलियर ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम किडनी। क्यों? क्योंकि किडनी से इसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ये पूरा का पूरा यूरिन से निकलता जा रहा है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं अमाइनो एसिड यूरिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया हैं, कुछ जो ट्रिप्टोफैन अनएब्जॉर्ब बच गया, मैंने आपको बताया ना, एब्जॉर्प्शन में दिक्कत है और ट्रांसपोर्ट में दिक्कत है। ट्रांसपोर्ट वाला हमने ये देख लिया, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाया, तो जो अनएब्जॉर्ब ट्रिप्टोफैन है उसको मेटाबोलाइज करते हैं कुछ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, ठीक, और वो इसको कन्वर्ट करते हैं इंडोल एसिटिक एसिड में और इंडोल पायरुविक एसिड में, ठीक है। इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल पायरुविक एसिड, ठीक, इन दोनों में इनको कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखो ट्रिप्टोफैन है, ये नॉर्मल में, इंडोल है, ये बाद में फेसेस में निकलने लगता है, ठीक है। लेकिन अब ये तो नॉर्मल कंडीशन होगी। अब नॉर्मल में देखो, एक तो ये होगा कार्सिनोइड सिंड्रोम और एक है हार्टनप डिसीज। कार्सिनोइड ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इसमें देखो ये सीरोटोनिन का सिक्रेशन बढ़ गया था, ठीक है। 1% जो ट्रिप्टोफैन था उससे बनता था, इसमें 60% से बनने लग गया। और बाकी इसमें देखो ये जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है, उससे क्या हुआ, ये बैक्टीरिया का एक्शन हुआ, ये सब वही है। और इंडोल जो है वो यूरिन में होने लगी, और नाम से देखो इंडोल मतलब इंडिगो, तो ये यूरिन में एक्सपोजर जब होता है एयर का तो ब्लूइश यूरिन होने लगती है, ठीक है। जब इन कंपाउंड का यूरिन में सिक्रीशन होगा और ऑन स्टैंडिंग विद एयर, ठीक है, तो उसमें यूरिन ब्लू कलर की हो जाएगी। तो आप इंडिगो से याद रख सकते हो, ट्रिप्टोफैन है, इंडिगो से बनता है, ठीक है, और इंडिगो मतलब इंडोल से बनता है, और इंडोल मतलब इंडिगो, ठीक है। अब इसकी थेरेपी की बात करते हैं, तो सीधी सी बात है, नियासिन की कमी हो रही है तो आप ओरल निकोटिनिक एसिड सप्लीमेंटेशन आप दे सकते हो, ठीक है। अब जो उसमें पेलाग्रा की जो कंडीशन थी एक्चुअली, ठीक है, पेलाग्रा के लिए तो आपने ये कर दिया निकोटिनिक एसिड। अब जो अमीनो एसिड यूरिया है, इसमें जो ये था फेलियर हो रहा था, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ये अनअल्टर्ड ही रहती है, ठीक है, ये जैसी है ये वैसी की वैसी ही रहेगी, मतलब कि यूरिन से उसका फॉर्मेशन होता रहेगा, ठीक। अब एक ज़रा ये देखते हैं, जब ट्रिप्टोफैन का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है यूरिन में और उसका एब्जॉर्प्शन घट जाता है गट में से, तो क्या हुआ, ट्रिप्टोफैन का लेवल ओवरऑल डिक्रीज हो गया ना, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन गट से तो घट गया, मतलब कि प्लाज्मा में उसका लेवल लो हो गया और यूरिन में उसका लेवल बढ़ गया, तो इससे क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफैन टू नियासिन। सीधी सी बात है, जब सीरम में ही ट्रिप्टोफैन नहीं है तो नियासिन में कन्वर्ट कैसे होगा, तो वो पेलाग्रा जैसे सिम्टम्स शो करेगा, ठीक, जो हमने पिछले वाले कार्सिनोइड ट्यूमर में भी देखे थे, देखो ये
इसमें भी हम लोग देख चुके हैं इस चीज़ को। तो